Hello students, welcome to this online class. Today we are going to talk about chapter number 1 of unit number 2. The title for this chapter is Indicators of Quality Learning अर्थात गुणात्मक अधिगम के संकेतक। आज हम ऐसे संकेतकों की बात करेंगे जो गुणात्मक अधिगम के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम 100% लर्निंग टारगेट को अचीव कर सकते हैं, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो 100% लर्निंग को अचीव करने के लिए हमारी मदद करते हैं। तो क्वालिटी लर्निंग या इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी लर्निंग को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लर्निंग और क्वालिटी लर्निंग क्या होती है। अधिगम का अर्थ, मीनिंग ऑफ लर्निंग। तो कई तरह के साइकोलॉजिस्ट ने जो लर्निंग है उसे एक मेंटल प्रोसेस कहा। लर्निंग प्रोसेस को जीवन की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी कहा है, क्योंकि ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है। हर व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता ही रहता है। अधिगम व्यक्ति के बाहर प्रकट होने वाली स्पष्ट घटना ना होकर एक आंतरिक प्रक्रिया है, इंटरनल प्रोसेस इसको कहते हैं, जो व्यवहार संबंधी क्षमताओं में अपेक्षाकृत स्थायी रूप से परिलक्षित होता है। इस प्रकार लर्निंग से तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन से होता है। अधिगम की प्रकृति, जैसा कि हमने मीनिंग में ही देखा कि सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें सीखने के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। अतः इस तरह से कई प्रकार से हम कह सकते हैं कि अधिगम की प्रकृति के संबंध में हम कह सकते हैं कि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। सीखने का अवलोकन हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से भी कर सकते हैं। सीखने के संकेतक की अब अगर हम बात करें तो सीखने के संकेतक से अभिप्राय जानने से पूर्व संकेतक का अर्थ जान लेना अभिष्ट है। संकेतक शब्द का अर्थ है चिन्ह सूचक, अर्थात जो किसी विशेष कार्य अथवा बात की ओर इंगित करे उसे संकेतक कहते हैं। इस प्रकार सीखने के संकेतक से अभिप्राय ऐसे प्रतिमानों सूचकों से है जो सीखी गई बात अथवा कार्य की ओर इशारा करें। दूसरे शब्दों में सीखने के संकेतक शिक्षण, अधिगम, सीखने और सिखाने प्रणाली एवं सीखने की प्रक्रिया में आई प्रगति के चिन्ह रूप है। जैसे इसमें हमने कहा कि वैसे तो सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरक्षर व्यक्ति भी अपने जीवन में बहुत कुछ सीख जाता है और बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाता है। पढ़ने वाला कई बार नहीं भी बन पाता है, किंतु जहाँ तक बात औपचारिक पद्धति की है तो शिक्षण प्रणाली में वहाँ यह आवश्यक हो जाता है कि एक लक्ष्य हमारे समक्ष अवश्य हो, चाहे इस लक्ष्य को पाने की प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न क्यों ना हो। तो साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो ऐसे संकेतक जो अधिगम को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान देते हैं वही अधिगम या गुणात्मक अधिगम के संकेतक कहलाते हैं। या ऐसे चिन्ह, ऐसे कारण, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट जिनसे, ऐसे कोई व्यक्ति जिनसे सीखने में मदद मिलती है, उन्हें हम संकेतक के रूप में यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि संकेतक विद्यार्थियों की आयु, स्तर और आवश्यकता के अनुकूल हो, संकेतकों का विद्यार्थियों के परिवेश से कोई विरोध ना हो, संकेतक और पाठ्यक्रम आपस में समायोजित हों, सीखने सिखाने की प्रक्रिया अथवा माहौल छात्रों की रुचि, मनोविज्ञान एवं आवश्यकता के अनुकूल हो। इसलिए अध्यापक को अपने ढंग से परिस्थिति की जांच कर लेनी चाहिए और परिस्थिति को इस तरह से बना लेना चाहिए कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में उसकी वो बच्चों की मदद कर सके। तो अगर हम सीखने सिखाने के ये इंडिकेटर्स की बात करें या गुणात्मक अधिगम के संकेतकों की बात करें तो उसमें कई तरह के संकेतक शिक्षण और अधिगम प्रणाली को प्रभावित करते हैं। तो क्वालिटी लर्निंग या बेहतर अधिगम और 100% लर्निंग की अगर हम बात करें तो इसके लिए कुछ ऐसे संकेतक हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये जो पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो क्वालिटी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। क्वालिटी लर्निंग से हमारा अभिप्राय ये है कि जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं, जो बच्चे सीखना चाहते हैं, उसे जब वो
पूरा सीखते हैं या 100% सीखते हैं तो वह क्वालिटी लर्निंग कहलाती है। अगर बच्चे जो सीखना चाहते हैं, जो क्लासरूम में उन्हें सिखाया जा रहा है, उससे सीखने में वो समर्थ नहीं है या उसमें कुछ कमियां आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, तो उसे हम गुणात्मक लर्निंग की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। तो क्वालिटी लर्निंग से आप लोग ये समझिए कि जितना हमने बच्चे को सिखाना है या बच्चे का टारगेट जितना सीखने का है, अगर उसे वह पूरा सीखता है, उस टारगेट को अचीव करता है, 100% लर्निंग होती है, तो उसे हम क्वालिटी लर्निंग कहेंगे। तो क्वालिटी लर्निंग को प्रभावित करने वाले कुछ संकेतक हैं जिनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास विद्यालय का भवन आता है। स्कूल की जो बिल्डिंग है वह भी क्वालिटी लर्निंग में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। स्कूल की जो बिल्डिंग है वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ का माहौल शांत हो, जहाँ पर आसपास का वातावरण स्वच्छ हो। बिल्डिंग ऐसी हो जो अप्रोचेबल हो, जहाँ बच्चों को इजीली जाने में सुविधा मिल सके। ऐसा भी ना हो कि विद्यालय बहुत ही दूर हो जहाँ पर बच्चों को पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़े, या ऐसा हमारा विद्यालय का भवन हो जो पूरी तरह से चारों तरफ से सुरक्षित हो, जिसकी अपनी एक बाउंड्री हो, जिसके अंदर कोई अवैध रूप से विजिट ना कर सके, जो शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर हो, जो मेन सड़क होती है वहाँ पर गाड़ियों की भरमार रहती है, तो ऐसी जगह से भी थोड़ा दूर हो और एक शांत जगह पर विद्यालय का भवन होना चाहिए। और विद्यालय का भवन ठोस होना चाहिए, बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। हर परिस्थिति में, हर तरह के मौसम में वो बच्चों को सुविधा अच्छी दे सके, इस तरह का भवन होना चाहिए। वहीं पर बच्चे अच्छी तरह से सीख सकते हैं। दूसरा, वातावरण। देखिए, वातावरण भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इंडिकेटर है कि अच्छा अगर वातावरण होगा तो अच्छे वातावरण में बच्चे पॉजिटिविटी के साथ स्कूल आएंगे और स्कूल के पॉजिटिव एनवायरनमेंट में वो अपना जो उनके लर्निंग है उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। बच्चे रोज़ स्कूल आना पसंद करेंगे जहाँ का माहौल अच्छा है। तो शुद्ध वातावरण, शुद्ध वायु, शुद्ध जल, ये सारी चीज़ें जो एनवायरनमेंट में ज़रूरी होती है, अगर हम ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं स्कूल के एनवायरनमेंट में तो बच्चों को सीखने में इससे मदद मिलती है। विद्यालय का फर्नीचर। अब आप सभी जानते हैं कि विद्यालय का जो फर्नीचर है वह बहुत बड़ी भूमिका निभाता है बच्चों के रिलैक्सिंग पोस्चर के ऊपर। अगर बच्चों को बैठने के लिए उचित सुविधा है, जैसा कि हम जानते हैं कि अच्छी सुविधा अगर बैठने की होगी तो बच्चे सीखने में रुचि दिखाएंगे। अगर बच्चों को बैठने में ही समस्या आ रही है, अगर वो मान लीजिए उनके पास चेयर बैठने के लिए नहीं है, डेस्क बैठने के लिए नहीं है, वो नीचे बैठते हैं, ज़मीन पे बैठते हैं, तो कई तरह से उनके स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर भी पड़ सकता है। तो इसलिए जितना अच्छा फर्नीचर हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे स्कूल कैंपस के अंदर, क्लासरूम के अंदर, तो सीखने में उनकी रुचि ज़्यादा बढ़ेगी, उनको कंफर्ट मिलेगा और कंफर्ट के साथ साथ वो उनको सीखने में वो मदद देगा। तो विद्यालय में फर्नीचर की उचित सुविधा होनी चाहिए। अब विद्यालय का जो प्रधानाचार्य है उसका भी स्कूल में जो लर्निंग होती है उसे क्वालिटेटिव बनाने में उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा रहती है। जैसा स्कूल का प्रिंसिपल होगा वैसे ही स्कूल की एक्टिविटीज़ होंगी, वैसे ही स्कूल के रिजल्ट्स आएंगे। अगर विद्यालय का प्रधानाचार्य पंक्चुअल होगा, विद्यालय का प्रधानाचार्य बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेगा, बच्चों के माता पिता के साथ इंटरेक्ट करेगा, स्कूल में बच्चों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगा, टाइम टू टाइम टीचर्स की से फीडबैक लेगा, टीचर को गाइड करेगा, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों की जो लर्निंग आउटकम है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर इसके बजाय विद्यालय का प्रधानाचार्य इसमें अपना रुचि ना ले इन कार्यों में, तो ऐसी परिस्थिति में स्कूल के रिजल्ट्स खराब रहते हैं। इस तरह के कई उदाहरण हमारे सामने देखने को हमारे समाज में मिलते हैं। शिक्षक। देखिए, शिक्षक का सबसे बड़ा रोल रहता है, शिक्षक का क्वालिटी लर्निंग में बहुत ही बड़ा रोल रहता है, क्योंकि लर्निंग में टीचर का एक बहुत बड़ा भाग होता है। टीचर जिस तरह से अपने क्लासरूम में बच्चों को टीच करेगा, जैसी तैयारी करके वो आएगा, उसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई के ऊपर देखने को मिलता है। एक शिक्षक के जो पर्सनल उसकी क्वालिटीज़ होती है वह शिक्षण और अधिगम दोनों को प्रभावित करती हैं। एक अध्यापक में कई तरह के गुणों का समावेश होना चाहिए। उसका जो नेचर है
या उसके अगर कैरेक्टर की बात करें तो वो अच्छा होना चाहिए, उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अगर टीचर का स्वास्थ्य अच्छा है तो वो बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकता है। टीचर की सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी होनी चाहिए, इनोवेटिव उसका स्वभाव होना चाहिए। और अगर हम इंस्पायरिंग नेचर की बात करें तो वो एक अध्यापक का होना चाहिए ताकि वो बच्चों को इंस्पायर कर सके, एनकरेज कर सके। ऐसा होना चाहिए, बच्चों को बार बार वो प्रोत्साहित करता रहे, इस तरह का नेचर होना चाहिए। कोलैबोरेटिव होना चाहिए, कम्युनिकेट्स वेल, वो अच्छी तरह से बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर सके, अपने विचारों को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सके। इनोवेटिव में वो कई तरह की टीचिंग एड्स के साथ बच्चों को टीच कर सकें। ऐसा एक टीचर होना चाहिए। अपने सब्जेक्ट के प्रति पैशनेट होना चाहिए, अच्छी तरह से डेडिकेटेड होना चाहिए। अगर टीचर में इस तरह के गुणों का समावेश होगा, टीचर में बहुत सारी इस तरह की क्वालिटीज़ होंगी, तो जाहिर सी बात है कि क्लासरूम में वो अच्छे से टीच करेगा। और अच्छी टीचिंग का रिज़ल्ट रहता है कि लर्निंग क्वालिटेटिव होती है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स या अच्छी आउटकम आती है। छात्र का भी क्वालिटी लर्निंग में बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि छात्र ने लर्निंग करनी है, छात्र ने सीखना है। अगर छात्र में ये कुछ मूलभूत क्वालिटीज़ होंगी तो वह अपने काम को अच्छी तरह से कर सकता है। एक छात्र पंक्चुअल होना चाहिए, समय पर वो स्कूल आए, समय पर वो स्कूल से जाए। एक छात्र का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, छात्र का एटीट्यूड लर्निंग के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए, वो मिलनसार होना चाहिए, उसका अटेंशन टीचर की तरफ होना चाहिए, अटेंशन उसका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चला है उसकी तरफ उसका होना चाहिए। बच्चे का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो और टीचर से बार बार वो अपने जो डाउट्स मन में हैं उनको पूछ सके। कई तरह के ऐसे क्वालिटीज़ होती है जो बच्चों में होनी चाहिए। चाहे अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, वो टीचर के साथ अन्य बच्चों के साथ कम्युनिकेशन कर सके, वो लर्निंग में रुचि दिखाए। इस तरह से जब बच्चों के अंदर क्वालिटीज़ होंगी, वो पंक्चुअल रहेंगे, वो एब्सेंट नहीं रहेंगे, स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे, स्वास्थ्य उनका अच्छा होगा, पौष्टिक आहार अगर बच्चों को मिलता रहेगा, तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे अच्छी तरह से सीखेंगे। और इसी तरह से हम छात्र को भी एक इंडिकेटर के रूप में क्वालिटी लर्निंग के एस्पेक्ट में ऐड कर सकते हैं। पाठ्यक्रम, हमारा जो पाठ्यक्रम है वो छात्र केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यक्रम भी बच्चों की लर्निंग को प्रभावित करता है। अगर पाठ्यक्रम हमारा वेल प्लान्ड है, बच्चों के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के ऊपर हमने उसे प्लान किया है, लर्निंग बाय डूइंग को इसमें ज़्यादा फोकस किया है, चाइल्ड सेंटर्ड कंटेंट को हमने पाठ्यक्रम में ऐड किया है, बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने का हमने प्रावधान किया है, तो ऐसे पाठ्यक्रम के थ्रू लर्निंग आउटकम्स अच्छी आती है। तो इसलिए हम पाठ्यक्रम को भी एक लर्निंग का क्वालिटी लर्निंग का इंडिकेटर कह सकते हैं। अब देखिए, परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार में दो तरह से परिवार भी एक तो हमारे पास फैक्टर है, दो तरह से परिवार हमारे पास एकल परिवार और संयुक्त परिवार होता है। तो दोनों परिवार की अपनी अपनी वैल्यूज़ होती है। दोनों परिवार में बच्चे अपनी तरह से एजुकेशन लेते हैं। तो प्राचीन समय में संयुक्त परिवार था, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे पास एकल परिवार आ रहा है। तो इस तरह से एकल परिवार, संयुक्त परिवार, जिस भी तरह से परिवार का स्वरूप सोसाइटी में है, वो दोनों तरह से हम उसे अच्छा मानेंगे। दोनों परिवार अच्छे होते हैं। तो एकल परिवार में और संयुक्त परिवार में बच्चे घर से ही वैल्यूज़ सीखते हैं। पारिवारिक वातावरण बच्चे का अगर अच्छा होगा तो स्कूल में जाकर बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, वो पढ़ाई अच्छे से कर सकता है। अगर परिवार में क्लेश रहेगा, परिवार में झगड़ा रहेगा, तो वो बच्चे के ऊपर उसका गहरा असर पड़ता है। बच्चा दिन भर अपने परिवार में हुई जो भी छोटी छोटी बातें होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, उसके बारे में सोचता रहता है और टेंशन ले लेता है। तो ऐसा माहौल परिवार में ना हो तो स्कूल में बच्चा अच्छी तरह से सीख सकता है। अगर माहौल घर का अच्छा नहीं होगा तो बच्चा भी अच्छी तरह से स्कूल में नहीं सीख पाएगा। तो परिवार चाहे एकल हो चाहे संयुक्त हो, कोई भी हो, लेकिन वो उसका माहौल अंदर अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चे के ऊपर उसका अच्छा असर पड़े। समाज, सोसाइटी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। हमारा समाज जिस तरह का होगा, हम जिस समाज में रहते हैं, समाज का जिस तरह की विचारधारा होगी, उसी तरह का प्रभाव हमारी लर्निंग के ऊपर पड़ता है। अगर हमारे समाज में बहुत सारे दंगे होते हैं, लड़ाइयाँ होती है,
आतंकवाद की समस्याएं होती है, तो कई तरह से लर्निंग के ऊपर उसका गहरा असर देखने को मिलता है। तो समाज जैसी विचारधारा रखने वाला होगा, समाज में अगर शांति होगी, समाज में भाईचारा होगा, समाज में प्रेम होगा, तो लर्निंग के ऊपर, बच्चों के ऊपर, स्कूल के ऊपर, टीचर और स्टूडेंट के ऊपर उसका डायरेक्टली असर पड़ता है। तो समाज भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है क्वालिटी लर्निंग के लिए। इसके अलावा हमारे पास सरकार है। सरकार अगर अच्छी होगी तो वो शिक्षा के लिए सोचेगी, शिक्षा के क्षेत्र में वो अच्छे से इन्वेस्ट करेगी, पैसा खर्चेगी, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वो प्रयास करेगी। सरकार समय समय पर शिक्षा के क्षेत्र में कितने अनुसंधान की ज़रूरत है, किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है, किस तरह के सुधार की ज़रूरत है, ये जब वो सुनिश्चित करेगी तो डेफिनेटली हमारी जो लर्निंग है उसके ऊपर असर पड़ेगा। टाइम टू टाइम अगर सरकार देखेगी कि बच्चों की जो प्रोग्रेस है वो कैसी है, बच्चों की प्रोग्रेस अगर अच्छी नहीं हो रही है, उसमें कुछ कमियां आ रही हैं, तो उसके रीजंस को फाइंड आउट करके सरकार का दायित्व बनता है कि वो उसे दूर करने की कोशिश करें। सरकार जहां पर टीचरों की कमी है वहां पर टीचर प्रोवाइड कर सकती है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है सरकार ही वहां पर उसे पूरा कर सकती है। तो कई तरह से सरकार जो है वो प्रभाव डालती है सीखने के ऊपर। तो ये हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सरकार हमारे पास यहाँ पर एक लर्निंग इंडिकेटर के रूप में या क्वालिटी लर्निंग के इंडिकेटर के रूप में काम करती हैं। अच्छी पाठ्य पुस्तकों की अगर बात करें तो अच्छी पाठ्य पुस्तकें भी क्वालिटी लर्निंग को सुनिश्चित करती हैं। पाठ्य पुस्तकें अगर हमारी आकर्षक होंगी, वो प्रभावशाली होंगी, बच्चों में रुचि पैदा करने वाली होंगी, बच्चों में जिज्ञासा पैदा करने वाली होंगी, अच्छी तरह से उन्हें अगर पब्लिश किया जाएगा, उनमें अच्छी तरह से कंटेंट को प्रेजेंट किया जाएगा, तो डेफिनेटली बच्चे प्रभावित होकर उससे अच्छा सीखेंगे और उनकी जो लर्निंग की प्रोग्रेस है वो डेफिनेटली हाई होगी। तो इसलिए पाठ्य पुस्तकों का भी अध्यापक और स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है और इस तरह से पुस्तकें भी क्वालिटी लर्निंग को सुनिश्चित करती हैं। अगर हम पुस्तकालयों की बात करें तो लाइब्रेरी भी लर्निंग इंडिकेटर के लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें होती हैं जो कि बच्चों की कई तरह की क्वेरीज़ को दूर करने का काम करती है। उसमें हर टाइप्स की पुस्तकें होती हैं जिसमें बच्चे को जो भी क्वेरी होती है, बच्चे को अपना नॉलेज अगर बढ़ाना है उसके लिए वो पुस्तकालय में जा सकता है। तो पुस्तकालय में अगर हर तरह से लिटरेचर हमारा रिच होगा, वहाँ पर हर तरह की किताबें रखी जाएंगी तो बच्चों को सीखने में सहायता मिलेगी। तो अब हमारे पास शिक्षण विधियां हैं। शिक्षण विधियों में आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि शिक्षण विधियां अगर अच्छी तरीके से प्रयोग की जाएगी, बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से अगर हम शिक्षण विधियों का चयन करेंगे और उनको हम एग्जीक्यूट करेंगे, बच्चों को उन विधियों से पढ़ाएंगे जिन विधियों से वो पढ़ना पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली बच्चों के लर्निंग आउटकम अच्छी आएगी। अगर हम टीचिंग मेथड्स को टीचर सेंटर्ड बनाएंगे तो बच्चों को सीखने में मदद नहीं मिलेगी। इसलिए ज़्यादातर हमने टीचिंग मेथड्स को ऐसे यूज़ करना है जो स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं, जिसमें कि सीखने में बच्चे रुचि दिखा सकें। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षण विधियां अगर अच्छे तरीके से हम यूज़ करते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड यूज़ करते हैं, तो सीखने में वो मदद करता है और क्वालिटी लर्निंग को सुनिश्चित करता है। कक्ष क्लासरूम की अगर हम बात करें, देखिए क्लासरूम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्लासरूम जैसा होगा जहाँ पर बच्चे पूरा दिन बैठते हैं, वहाँ के वातावरण का, क्लास में अगर फर्नीचर की बात करें, क्लास में किस तरह का उस कमरे में पेंट किया गया है, किस तरह से वहाँ का फर्नीचर के साथ साथ वहाँ पे रोशनदान या वेंटिलेटर्स कैसे हैं, कितनी खिड़कियाँ हैं, किस तरह से उस क्लासरूम में चॉक बोर्ड है, किस तरह की अन्य वहाँ पर सुविधाएं उस क्लासरूम में है, बिजली की सुविधा है कि नहीं है, ठीक है, तो पंखा है गर्मियों के लिए कि नहीं है। तो ये चीज़ें अगर हम सुनिश्चित करते हैं तो कक्ष में बच्चा सुविधाजनक महसूस करेगा और सीखने में उसे मदद मिलेगी। अगर इन बुनियादी चीज़ों के लिए बच्चा तरसता रहेगा, मान लीजिए गर्मी है, गर्मी के दिन में फ़ैन उस क्लासरूम में नहीं है जहाँ बच्चे स्टडी कर रहे हैं, तो बच्चा उस गर्मी से परेशान होकर सीखने की तरफ कम ध्यान देगा और वो परेशान होता रहेगा। तो इसलिए
हम कह सकते हैं कि उस परिस्थिति में बच्चे की लर्निंग बाधित होगी। तो इन मूलभूत आवश्यकताओं या बच्चे की जो ज़रूरतें हैं क्लासरूम से, तो क्लासरूम में अगर इन सुविधाओं को हम प्रोवाइड करते हैं तो लर्निंग आउटकम डेफिनेटली अच्छी रहेगी। तो इस तरह से हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हमने अभी ये डिस्कस किए जो कि लर्निंग को क्वालिटेटिव बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव में भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे लैंग्वेज में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो लैंग्वेज को सीखने में मदद करते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो स्पेशली, वैसे तो ये जो भी हमने डिस्कस किए ये हर सब्जेक्ट के लिए, हर बच्चे के लिए ज़रूरी ये फैक्टर्स हैं, इंडिकेटर, लर्निंग इंडिकेटर्स हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट के लिए भी हम कुछ डिस्कशन अलग से कर सकते हैं कि जैसे मैथमेटिक्स में विशेषकर मैथमेटिक्स को लर्न करने के लिए कौन से स्पेशली उसके इंडिकेटर्स हैं, साइंस के इंडिकेटर्स हो गए, लैंग्वेज के इंडिकेटर्स हो गए, सोशल साइंस के लिए कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि बेहतर तरीके से हमें सीखने में मदद कर सकते हैं। आगे हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।